हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अगला टॉपिक लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ लिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए बनाने के चरण, और उसमें हमने कितने 4 चरण काम में लिए थे, और 4 चरणों में हमने ये पता कर लिया था कि किस तरह से हम डीएनए खंडों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ आज बात करेंगे इस टॉपिक में कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनेक कुछ विधियां खोजी गई थी, और उन विधियों का बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्व होता है। उदाहरण के लिए हम एक फर्स्ट विधि लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले मैं बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और कई बार इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। विद डायग्राम पूछा जाता है, तो इस पर पूरा फोकस करोगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। अगर ध्यान दे के देखोगे मेरा वीडियो तो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं सिंपल वे में। तो देखो सुनिए, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैव अणु। अब जैव अणु क्या हो सकता है हमारा? डीएनए हो सकता है। जैव अणु क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। जैव अणु क्या हो सकते हैं? प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जैव अणुओं को इनकी साइज के अनुसार, इनकी लंबाई के आकार या आकार के आधार पर हम व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, या इनको एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसी विधि को हम क्या कह देते हैं? वैद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कह देते हैं। समझ गए? अब सुनिए साहब, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखो एक धातु का चैम्बर लेते हैं। क्या लेते हैं? धातु का चैम्बर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ये लिया एक धातु का चैम्बर, ये है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर। ले लिया। अब सुनिए साहब, ये धातु का चैम्बर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एगार जेल प्लेट या एगार जेल प्लेट लगाते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, एगार जेल प्लेट। ठीक है ना, और इसके बीच में क्या होती है, एक विशेष खांच पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, और इसमें क्या भरा होता है? वफर विलयन भरा होता है। ये क्या भर दिया इसमें? ये भरा हुआ अपना क्या? वफर विलयन। ठीक है, ये हमने इसमें क्या लगा दी? एगार जेल प्लेट। पट्टिका बोल सकते हो। ठीक, ये इसमें क्या है? खांच। समझ गए? अब हमने क्या किया कि वांछित डीएनए खंड, जिसके हमने क्या काटे थे, सेक्शन काटे थे, टुकड़े काटे थे, उन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, इस डीएनए खंड के अंदर, सॉरी इस खांच के अंदर पटक देते हैं। देखो ये डिफरेंट लंबाई के होते हैं सब, याद रखना, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, और इस चेम्बर को हम किससे जोड़ देते हैं? यहां विशेष प्रकार के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये लो, जिससे इसमें आसानी से क्या की जा सके, धारा प्रवाहित की जा सके। ये ऋणावेशित चार्ज वाला होगा, ये धनावेशित चार्ज वाला होगा। लगा दिया, इसमें हमने डीएनए डाल दिए। अब देखो अपन क्या करेंगे,
कि इसमें इस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम धारा प्रवाहित करते हैं। अगला काम क्या करेंगे, यानी इस तरह से हमने इस उपकरण को सही तरीके से सेट कर लिया और सेट करने के बाद इसमें हमने धारा प्रवाहित की। अब देखो एक चीज याद रखना, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें तुमने पता होगा क्या होगा साहब, कि जो आवेश होता है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या होगा, गति करना स्टार्ट करता है। तो डीएनए खंड भी क्या होता है, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें डीएनए खंड में फॉस्फेट आयन होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रकृति, पता है डीएनए खंड की प्रकृति कैसी होती है, चलो मैं बता देता हूं। डीएनए खंड होते हैं साहब कैसे, ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, वांछित डीएनए खंड, और इनकी प्रकृति कैसी है, ऋणावेशित। तुम्हें पता है ऋणावेशित हैं, इधर इलेक्ट्रोड कैसा लगा है, धनावेशित। इसका मतलब ये कौन से आवेश की तरफ गति करेंगे, विपरीत। इसका मतलब नेगेटिव है तो किधर की तरफ गति करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब एक चीज याद रखना, यहां तुम्हें नॉर्मल बात है, 4-5 बंदों में दौड़ कराई जा रही है और उनको क्या है, छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं, उन गेट में होके क्या करना है, उनको गुजरना है, ठीक है। अब तुम्हें पता है एक मोटा आदमी है, एक थोड़ा पतला आदमी है, एक और पतला और एक बिल्कुल छोटा सा है। अब उनमें दौड़ कराई जाएगी, उन पतले गेटों में होके निकलना है, तो जो छोटा होगा वो तेज भी दौड़ेगा और उन गेट में होके वो आराम से निकल सकता है। इसका मतलब सबसे आगे कौन होगा, छोटे वाला होगा, ठीक है ना। आगे चलो, उससे बड़ा होगा वो थोड़ा, उसको थोड़ी तकलीफ होगी उस गेट में होके निकलने में, तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। सबसे मोटा होगा, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उन गेटों में टच करके और इस तरह से निकलेगा, पीछे पीछे रह जाएगा। वही सिचुएशन होती है यहां कि जब डीएनए खंड ऋणावेश से धनावेश की ओर गति करते हैं तो जो सबसे छोटा, अब एगारेज जेल प्लेट होती है, इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के मध्य होकर उनको मूवमेंट्स करनी पड़ती है। उन छिद्रों में इनके विपरीत प्रतिरोध पैदा होता है। अब जो सबसे छोटा डीएनए खंड होगा उसको प्रतिरोध सबसे कम होगा, ये लो साहब। जो थोड़ा बड़ा होगा उसके लिए प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा और पीछे रह गया। जो और बड़ा होगा उसके लिए प्रतिरोध थोड़ा और ज्यादा होगा, ये और पीछे रह गया। और बड़ा होगा उसके लिए प्रतिरोध और ज्यादा होगा, तो ये और। इसका मतलब साइज के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा वो आगे और जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होगा, पीछे। अब देखो हमने देखा, यहां हम देख रहे हैं छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे हो गए व्यवस्थित। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, डीएनए खंड को उसके आकार के आधार पर व्यवस्थित करना ही तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आ जाओ, समझ में आ गई होगी बात। अब सुनो, अब इस जेल प्लेट से हमें इसे अलग भी करना है, लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो बेटा एक चीज याद रखना कि हम इन खंडों की क्रिया एक विशेष अवरंजक से कराते हैं और वो होता है क्या, एथिडियम ब्रोमाइड। और एथिडियम ब्रोमाइड इस पर डाला जाता है, तो ये एथिडियम ब्रोमाइड इसके मध्य हाइड्रोजन बंधों में इस तरह से क्या होगा, ये व्यवस्थित हो जाता है। हो गया, ये देखो व्यवस्थित होने के बाद क्या होगा, इस एगारेज जेल प्लेट पर हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रावायलेट किरण डालेंगे। ये अल्ट्रावायलेट किरणें डाली, तो जब अल्ट्रावायलेट किरणें डालोगे, पराबैंगनी किरणें डालोगे, तो यहां हम देखते हैं नारंगी रंग की यानी ऑरेंज कलर की पट्टिकाएं दिखाई देती हैं। ये देखो दिखाई दे रही हैं, और इन ऑरेंज कलर की पट्टिकाएं हैं, यही क्या है, डीएनए खंड। और इन पट्टिकाओं को काट के क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है साइज के हिसाब से। सबसे छोटे को हमने अलग रख दिया, थोड़ा और साइज बड़ा है तो उसको अलग। अब हमारे पास डिफरेंट साइज के डीएनए खंड हैं। जिस साइज के डीएनए खंड की हमें आवश्यकता है उस डीएनए खंड का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। इतना ही तो है, कुछ ज्यादा है नहीं। चेंबर लेना है, चेंबर में एगारेज जेल प्लेट लगानी है, इलेक्ट्रोड लगाने हैं, इसकी जो खांच है उसमें डीएनए खंड रखने हैं, उसके बाद धारा प्रवाहित करोगे। धारा प्रवाहित करोगे तो ऑटोमेटिकली डीएनए खंड विपरीत ध्रुव की तरफ मूवमेंट्स करेंगे। विपरीत ध्रुव की तरफ मूवमेंट्स करेंगे तो एगारेज जेल प्लेट के मध्य इसके विपरीत प्रतिरोध पैदा होगा। जो सबसे छोटे होंगे
होंगे उनके लिए प्रतिरोध सबसे कम होगा, तो ये सबसे आगे, और जो बड़े जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में इनकी मूवमेंट्स भी धीमे होती है। तो साइज के हिसाब से डीएनए खंड व्यवस्थित हो जाते हैं। आई बात समझ में? थैंक यू। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।